Hello dear friends, you're most welcome at Study IS with PN Sharma. Dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे 9 मई 2020 द हिंदू न्यूज़ की। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं और जो लेना चाहते हैं वो स्टडी IAS कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का आप बेनिफिट ले सकते हो। तो आप स्टडी IAS कोड यूज करना ना भूलें। नेक्स्ट, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप हमसे जुड़ सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेल भी कर सकते हो। तो इन सभी से आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 मई 2020। तो फर्स्ट पेज पर हमारे लाइक एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि केस जो है कोरोना वायरस संबंधित वो लगातार बढ़ रहे हैं। प्रीवियस डे में 3390 न्यू केसेज आए हैं और लगभग 103 डेथ्स हो गई है। तो ये कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है। तो इतना सा आप थोड़ा सा याद रखना। कोरोना वायरस को लेकर सिचुएशन क्या हो रही है, पैनिक। डायरेक्टली जो हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो है 6 नंबर एडिटोरियल पर, स्लोअर ग्रोथ एंड टाइटर फिजिकल मीन्स जो स्लो ग्रोथ रेट है प्रेजेंट टाइम में जीडीपी की, और जो फिजिकल है मीन्स राजकोषीय जो उसको टाइट कर रखा है। तो यहाँ पर पूरा जो हमारा आज का डिस्कशन है वो इस आर्टिकल के इर्द गिर्द चलेगा। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हम आगे देखेंगे। इनमें इन्होंने IMF का नाम लिया है कि इतना उन्होंने ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट किया। तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं कि कितना प्रिडिक्ट किया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि IMF क्या है। इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की बात की है, मॉनेटरी पॉलिसी हम उसके बारे में बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में, उन सभी को हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। CRR इन्होंने कहा, रेपो रेट, ये सभी समझने वाली बातें हैं कि ये क्या होते हैं। यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि बाकी ये नहीं पूछेगा कि कितना बढ़ाया घटाया। यहाँ पर लेबर से संबंधित जितने भी लॉज हैं उनके बारे में थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया है कि लेबर लॉ, लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है उससे अच्छा है। आगे हम एक बार डिस्कशन करेंगे किसी दिन कि जो लेबर कोड गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी तरह की उनके जितने सोशल सिक्योरिटी है, उनको जितनी मजदूरी मिलती है, वेजेस, उन सभी को काफ़ी लॉज थे अलग अलग, उन सभी को चार लॉ में लेकर आ गई है। एक में उनका मजदूरी, एक में उनका सोशल सिक्योरिटी, एक में उनके पेंशन या जो भी अब उनको फायदे मिलेंगे, ऐसे करके सभी 4 कोड में उसको एक जगह किया गया है। कम से कम 60 से 70 ऐसे लॉ थे जिनको 4 इंपॉर्टेंट कोड्स में बांटा गया है, जिसे लेबर कोड नाम दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसे एक्ट के द्वारा लाया गया है, संसद के द्वारा। तो वो सभी बात करेंगे क्यों लाया गया है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो लेबर लॉ हैं उनको कोविड-19 के कारण सस्पेंड किया गया कई स्टेट्स के द्वारा, जिसके कारण उनकी जितने भी सिक्योरिटीज थी, जितनी उनकी सुरक्षा थी, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई है। तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल था। यहां पर शेपिंग इंडियाज रेस्पॉन्स इन ग्लोबल हिंज मूवमेंट, यहां पर इस आर्टिकल को आप स्वयं पढ़ सकते हो। इनके जनरल व्यूज हैं इंडिया को लेकर कि इंडिया कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो पर्सनल व्यूज हैं, आप एक बार इसको पढ़, लिखने लायक ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पर इरिडिकेट इट, यहाँ पर सूडान ने एक डिसीजन लिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल जेनाइटल जो म्यूचुलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे कि म्यूचुलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। व्हेन ए वायरस फाइंड्स स्पेस इन इंडियाज लार्जेस्ट स्लम, 7th नंबर के, इसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट जो महाराष्ट्र है वहां पर धारावी एक स्लम एरिया है मुंबई में, वहां पर ज्यादा केसेस फैले हैं क्योंकि स्लम एरिया है तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं है। सामान्य जो खाने पीने की वस्तुएं, सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत कम जगह में काफी लोग रहते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन केस स्टडी के रूप में इसको याद रखना कि क्यों कोरोना वायरस फैलता है। जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने के पीछे रीजंस क्या है, लोगों की जो बेसिक नीड्स है अगर वो कंप्लीट नहीं होती तो सोशल डिस्टेंसिंग कोई मायने नहीं रखती। सोशल डिस्टेंसिंग जब तक आप कर सकते हो जब तक आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हो। एक ही जगह एक ही हेड पंप, वहाँ मीन्स वेल है या
हैंडपंप लगा हुआ है, वहां पानी भरने सभी को एक ही जगह जाना पड़ेगा, तो कहां से सोशल डिस्टेंसिंग रह पाएगी। वंदे भारत मिशन कवर मोर यूरोपियन नेशंस, वंदे भारत मिशन के द्वारा सभी जो देश हैं फॉरेन कंट्रीज, वहां पर हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को इंडिया लाया जा रहा है। तो वंदे भारत मिशन के बारे में आप सिर्फ इतना सा याद रखोगे। पेज नंबर 10 पर जो हम देखेंगे वो है फेज 2 ट्रायल विथ 3 ड्रग्स ऑफर्स होप। तो कौन से 3 ड्रग्स है उसके बारे में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फर्स्ट। तो यहाँ 9 मई 2020 स्लोअर ग्रोथ, यहाँ पर जो आर्टिकल था स्लोअर ग्रोथ एंड टाइटन टफर, जो फिजिकल जितने भी नॉर्म्स बने हुए हैं उनको लेकर है। तो उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, मॉनेटरी पॉलिसी, इन तीनों का हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। रेपो रेट क्या होती है, हमने इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन किया था कि RBI जब बैंक्स के पास पैसा कम रहता है तो RBI से वो क्या लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और RBI के द्वारा उनसे कुछ ब्याज दर वसूली जाती है और इसी ब्याज दर को क्या कहते हैं, रेपो रेट। अगर RBI अपनी ब्याज दरें बढ़ा दे, मींस रेपो रेट को बढ़ा दे, तो बैंक्स क्या करेगी, बैंक्स कम पैसा लेगी RBI से, क्योंकि ज़्यादा पैसा उधार में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, बैंक्स के पास जब कम पैसा आएगा, जब रेपो रेट बढ़ने से, तो बैंक्स भी लोगों को कम पैसा देंगे। तो इससे हमारे इकोनॉमी में जो फ्लो है मनी का, मनी फ्लो, उसको रोका जाएगा जा सकता है किससे, रेपो रेट से। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारी इकोनॉमी में पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि GDP बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, GDP को बढ़ाने के लिए हमको मार्केट में मनी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, तो रेपो रेट अपने आप ही कम करना पड़ेगा ताकि बैंक ज़्यादा उधार ले सके RBI से और लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा दे सके। तो ये आप याद रखना। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में हम देखेंगे ये क्या होता है। RBI ने इसको भी 4 से घटाकर 3 कर दिया गया है, तो ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फिजिकल स्टिमुलस, इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार 2-3 बार लेक्चर में बात की कि फिजिकल स्टिमुलस हमेशा इंपॉर्टेंट रह रहा है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, मीन्स राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के तहत RBI क्या करती है, मार्केट, और फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, इसके तहत GDP को बढ़ाने के लिए, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने के लिए जो इंडिया है, जो RBI है और सरकार है, वो मनी फ्लो को बढ़ाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्या करती है RBI, अपनी रेपो रेट को कम कर देगी और इंटरेस्ट रेट जो है उनको कम करेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने उनके हाथों में वापस देगी। फिजिकल जो पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी, जो नए नए आर्थिक पैकेज लेकर आ रही है, या फिर टैक्स की दरें कम कर देगी या सब्सिडी देगी लोगों को, ताकि इकोनॉमी में पैसा का फ्लो बढ़े। एक है फिजिकल डेफिसिट, जिसके ऊपर में हमने पहले भी कई बार बात कर ली कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। जब गवर्नमेंट का खर्चा उसकी आय से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या है, फिजिकल डेफिसिट। लेकिन इस आय में हम कौन कौन से आइटम्स को जोड़ेंगे, खर्चे में हम सारे खर्चे जोड़ेंगे, लेकिन आय में वो सभी नहीं जोड़ेंगे जो गवर्नमेंट उधार लेकर खर्च करती है, उसको नहीं जोड़ा जाता है राजकोषीय घाटा निकालते समय। कल का आप लेक्चर जरूर देखें माय डियर फ्रेंड्स, कल का लेक्चर आप जरूर देखें फिजिकल डेफिसिट से संबंधित, वहां पर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। वहां मेरा एक बार आपके रिक्वेस्ट है कि पिछला लेक्चर जाकर आप फिजिकल डेफिसिट वहां से क्लियर करें, और हो सके तो आप जो भी देख रहे हो कंटिन्यू रहे लेक्चर्स के साथ, तब जाकर आपको बहुत इजी लगने लगेगा द हिंदू। यहां पर फिजिकल डेफिसिट में क्या बोला गया है कि 2021-20 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3.5% GDP का, मीन्स GDP हमारा अगर हमारा 100 रुपये का है, 100 रुपीज मीन्स 100%, तो उसमें राजकोषीय घाटा कितना हो सकता है, 3.5%, मीन्स 3 रुपये एक्स्ट्रा ले सकती है गवर्नमेंट। मीन्स 100 रुपये अगर उसकी आई है तो 103.5 रुपये खर्च कर सकती है। टोटल पब्लिक सेक्टर रिक्वायरमेंट्स, बोरोइंग रिक्वायर्स, मीन्स जितना भी हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है इंडिया में उसकी रिक्वायरमेंट्स, जिसमें सेंटर लगभग GDP का 60%, 6%, स्टेट 4% और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जितने भी सार्वजनिक उद्यम है वो 3.5% उनकी रिक्वायरमेंट रहती है उधार लेने की। लेकिन अगर प्रेजेंट में देखिए जो सेविंग है, क्योंकि सेविंग जब लोगों की रहती है, वही एक व्यक्ति है प्रेजेंट में, मान लीजिए उसके पास 10 रुपये जेब में है सेविंग के रूप में, यही तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं बाद में, जब गवर्नमेंट को बोरोइंग की जरूरत पड़ती है उधार की, तो ये व्यक्ति तो देता है। लेकिन अगर प्रेजेंट में देखें पब्लिक सेक्टर की सेविंग कितनी है, केवल 1.5%, प्राइवेट सेक्टर के पास 7%,
और जो कैपिटल आउट इनफ्लो है, जो बाहर विदेशों से जो पैसा आ रहा है, वो 1%। टोटल मिलाकर 899.5, जबकि रिक्वायरमेंट कितनी है 13.5%। तो गवर्नमेंट को उधार की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि हमारे पास जो पैसा अवेलेबल है वो कहीं कम है। तो गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उधार लेने के लिए उधार भी लेना पड़ेगा महंगी ब्याज दरों पर। यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इस आर्टिकल में बोला गया है। इसमें एक आया है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वह जीडीपी होती है जो करंट प्राइजेज रहता है। करंट प्राइजेस पर जब जीडीपी को निकाला जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो करंट मूल्य है, जो चालू मूल्य है, उस पर जब निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। और ये ज़्यादा बढ़ी हुई दिखती है, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए आज से 5 साल पहले 10 केजी गेहूं का उत्पादन होता था और आज भी 10 केजी गेहूं का ही उत्पादन हो रहा है। 5 साल पहले 10 का 20 रुपये केजी गेहूं था तो 100 रुपये का जीडीपी बन जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में गेहूं हो गया 20 रुपये केजी। यहाँ पर 10 रुपये 10 केजी गेहूं, यहाँ पर भी 10 केजी, यहाँ पर 20 रुपये केजी, तो यहाँ पर 200 रुपये की जीडीपी है हमारी। लेकिन अब सोचिए 10 केजी गेहूं का अब रेट हो गया 30 रुपये, तो जीडीपी कितनी की दिखेगी हमको 300 रुपये की। लेकिन जीडीपी में सही से अगर अर्थ लगाएं तो उत्पादन कितना हो रहा है, मीन्स टोटल उत्पादन के आधार पर अगर मूल्य निकाले जाएं तभी हम सही से जीडीपी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ना कि मूल्य बढ़ा हुआ। देखो यहाँ उत्पादन सेम है 10 केजी, लेकिन एक जगह हमको 200 रुपये दिख रही है, एक जगह 300। तो ये 300 रुपये जो है इनको कैसे उठाया जाए, इसी के आधार पर अगर नॉमिनल जीडीपी निकाला जाता है तो करंट प्राइजेस पे वो ज़्यादा बढ़ी हुई दिखती है और नुकसानदायक रहती है। जबकि रियल जीडीपी जो रहती है वो बेस ईयर्स में निकाली जाती है, मीन्स कोई एक पर्टिकुलर बेस ईयर बनाया जाता है 5 साल पीछे। जैसे अभी हम जब निकालते हैं तो 2011-12 के हम जो आंकड़े, जो 2011-12 के मूल्य हैं उनके आधार पर निकालते हैं, ताकि हम जो इन्फ्लेशन के कारण जो जीडीपी बढ़ी हुई दिखती है, मुद्रास्फीति के कारण जो जीडीपी बढ़ी हुई दिखती है, उसको उसके प्रभाव को उठा सकें। एक टॉपिक है सीआरआर, केस रिजर्व रेशियो, यहाँ पर आया है। इसके अनुसार क्या होता है, आरबीआई के एक्ट 1934 के अनुसार जो जितने भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, केवल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, इसमें ये सभी नहीं आएंगे कोऑपरेटिव बैंक्स, वो अपने एनडीटीएल मीन्स उनके पास जो डेली पैसा जमा होता है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो, चाहे वो सेविंग या करंट अकाउंट के रूप में हो, उसका कुछ परसेंट आप आरबीआई के पास जमा कराओगे, ऐसा कहा गया। लेकिन कितना? आरबीआई के पास कैश जमा कराने से क्या होगा, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये आए, 100 रुपये में से बैंक पूरे 90 रुपीज़ रख लेगा या 95 रुपीज़, उसमें से कुछ 5% अगर मान लीजिए उसको आरबीआई के पास रखना पड़ा जमा के रूप में, तो ये 5% तो परमानेंट आरबीआई के पास रहेगा। तो इस पर इसको ना तो लोन पर दे पाएंगे बैंक, ना ही इससे, जब लोन पर नहीं दे पाएंगे तो ये नेगेटिव है एक तरह से किसके पास, बैंक के पास। बैंक ने अपने उधार तो ले लिया, अब ये बैंक आरबीआई के पास जमा करा रहा है, तो बैंक को तो इस जमा पैसे पर क्या देना पड़ेगा, ब्याज। तो बैंक के लिए तो ये क्या है, नुकसानदायक। और इससे क्या करती है आरबीआई, आरबीआई के पास जब ये जमा हो जाता है कैश के रूप में जमा होगा, तो आरबीआई इससे क्या कर सकती है, अगर इसका परसेंटेज बढ़ा देती है, घटाती है, तो इससे बैंकों का जो क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन मीन्स बैंक जितना भी लोन देती है उसको कंट्रोल कर सकती है कौन, आरबीआई। और आरबीआई द्वारा इस पर ब्याज भी नहीं दिया जाता, क्योंकि आरबीआई के पास जमा करवाया जाता है, लेकिन आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 4% था पहले, ये उसको 3% कर दिया गया है। मीन्स अगर 100 रुपये बैंक के पास जमा हो रहे हैं तो 4 रुपये कहाँ जमा कराने पड़ते थे, आरबीआई के पास, लेकिन अब इसको कर दिया 3 रुपये, ताकि 1% की जो कमी है, 1 रुपये जो एक्स्ट्रा बैंक को मिल रहा है, उसको वो लोन बांटने में यूज कर सकता है। यहां पर टॉपिक है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आरोग्य सेतु ऐप ट्रैक कोविड-19 इन्फेक्शन। हमने पिछले लेक्चर्स में कई बार इस पर डिस्कशन किया है, तो आप फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देख सकते हो। इसमें 1 मई 2 मई में आरोग्य सेतु ऐप का हम डिस्कशन कर चुके हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये क्या है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। एक बार यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मीन्स खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये सभी खाड़ी देश हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट याद रखना कि इराक खाड़ी देश होते हुए भी इसका सदस्य नहीं है। इसका हेडक्वार्टर रियाद में है। ये यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। वंदे भारत अभी हमने जस्ट देखा। वंदे भारत मिशन क्या है? विदेशों में भारतीयों को स्वदेश लाना। कोविड-19 के जितने भी केसेज हैं उनके कारण भारत जो विदेशों में है उनको स्वदेश लाया जा रहा है इसके द्वारा। 3 ड्रग्स ट्रायल कोविड-19,
तो यहाँ पर लोपिनाविरिन, रोटानाविरिन ये HIV के ट्रीटमेंट के लिए काम आती है। रिबाविरिन ये हेपेटाइटिस सी जो यकृत से संबंधित इन्फेक्शन होता है वायरस के द्वारा, और एक इंजेक्टेबल इंटरफेरॉन बीटा 1b ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है। तो इसके बारे में ये सभी जितने भी हैं तीनों, इनसे संबंधित जो ड्रग है 3, इनका ट्रायल किया जा रहा है किसका, कोविड-19 के लिए। अब एक है FGM, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। तो यहां पर क्या होता है कि फीमेल जो जेनाइटल रहता है उसके पार्ट में अगर ये वेजाइना है तो वेजाइने के ऊपर ये छोटा सा पार्ट रहता है जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं, क्लाइटोरिस। ये सेंसिटिव ऑर्गन रहता है फीमेल्स में, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स रहता है तो इसमें सेंसेशन होता है। तो जितना भी एक सुख का अनुभव होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो इसी के द्वारा फील किया जाता है क्लाइटोरिस के द्वारा। लेकिन फीमेल्स को ये महसूस नहीं हो, और फीमेल्स के जितने भी इमोशंस हैं या फिर जितने भी सुख हैं इनको कंट्रोल करने के लिए एक जो हमारा पितृसत्रात्मक जो एक समाज है उसमें कैसे महिलाओं को कंट्रोल किया जाए, एक गलत थिंकिंग थी। उसी के द्वारा ये जो क्लाइटोरिस है एक छोटा ऑर्गन है, इसको बचपन में ही, महिला के बचपन में इसको काट के हटा दिया जाता था ताकि वो उसके एक तरह से भावनाओं को, उसके इमोशंस को इसके द्वारा कंट्रोल किया जा सके, ऐसा सोच था। तो अभी क्या हुआ है, सूडान में ये जो प्रैक्टिस होती थी इसको क्या किया गया है, खत्म किया गया है। और ये एक ऑटोक्रेसी मीन्स तानाशाही से कहाँ जा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी की तरफ, मीन्स जो लोकतंत्र या जो स्वतंत्रता है महिलाओं की उसकी तरफ बढ़ा है सूडान। ये जो प्रैक्टिस है ये इजिप्ट, सूडान, नाइजीरिया, कई अफ्रीकन देशों में चलती है। और जो कई बार UN ने कहा है कि लगभग 200 मिलियन वुमेन्स के साथ ऐसा होता है, उनके साथ ऐसा होता है। और एशिया में भी ये प्रैक्टिसेस चलती है, हमारे यहाँ दाऊदी बोहरा जो कम्युनिटी है उसमें ये किया जाता है। लेकिन ये एक तरह से महिला अधिकारों का क्या है, उल्लंघन, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट इस पर दायर की गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं फर्स्ट हमारा टॉपिक मेन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। इसकी स्थापना 1994 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा IMF और IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक, विकास बैंक, इन दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी, इसलिए इसको इन दोनों को बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस। और यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि धन शोधन, जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग, गलत तरीके से जो पैसे कमाया जाता है, आतंकी वित्त पोषण, आतंकियों को जो पैसा दिया जाता है, जो FATF का भी काम है। FATF डायरेक्टली इनको रोकती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है FATF ने। गरीबी को खत्म करना, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको भी कभी डिस्कशन करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक देश जैसे इंडिया है वो अन्य देशों के साथ जो लेन देन करता है, वित्तीय लेन देन, उन सभी का जो लोग लेखा जोखा रहता है उसी को बोलते हैं BOP। जिम्मेदारी क्या है, मुद्रा विनिमय की दर की स्थिरता, मीन्स डॉलर के मुकाबले पैसा गिरे नहीं ज्यादा, उसको जिम्मेदारी करके रखती है। मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम, मीन्स जो पेमेंट होता है, लेन देन होता है व्यापार में, उसको मल्टीलेटरल मीन्स एक ही पर्टिकुलर मुद्रा पर डिपेंड ना रहे। प्रशासनिक संरचना, इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये सर्वोच्च निर्णायक संस्था मीन्स सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसमें 189 जो सदस्य हैं, 189 जो मेंबर्स हैं IMF के, उन सभी को यहाँ पर क्या मिला हुआ, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, जिसमें उस पर्टिकुलर देश का वित्त मंत्री हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर सेंट्रल बोर्ड बैंक का गवर्नर भी हो सकता है। सेकंड नंबर पर है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसमें 24 सदस्य रहते हैं। यहाँ पर ग्रुप रहते हैं, 189 देशों के 24 ग्रुप हैं, उनमें से एक एक सदस्य यहाँ पर जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति मीन्स IMFC, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, ये गवर्नर मंडल को क्या देती है, सलाह देती है। 189 सदस्यों का यहाँ पर भी क्या है, प्रतिनिधित्व, लेकिन ग्रुप के रूप में है। 189 को कितना ग्रुप में बांटा गया है, 24 में। और इनका चयन किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर बोर्ड्स के द्वारा, जो 24 सदस्य हैं। एक है डेवलपमेंट कमेटी,
जिसमें 25 सदस्य रहते हैं, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के सदस्य रहते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य शामिल होते हैं, जो डेवलपमेंट कैसे हो पूरे वर्ल्ड में उसके बारे में पूरा डिसीजंस लेते हैं। अब देखते हैं IMF की मेंबरशिप कैसे मिलती है। अगर किसी भी देश को मेंबरशिप लेना रहता है तो आवेदन करता है, अपना रेजोल्यूशन या प्रस्ताव भेजता है किसको, कार्यकारी मंडल को, एग्जीक्यूटिव, और वो उस प्रस्ताव पर सोच कर वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास भेज देता है। फाइनल डिसीजन कौन लेता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और जिस कंट्री को मेंबरशिप लेनी रहती है उसको सब्सक्रिप्शन लेना रहता है, कुछ पैसे जमा करवाना पड़ता है और उसका भुगतान करना जरूरी रहता है किसमें, IMF में। IMF की एक मुद्रा है SDR, जिसमें 5 मुद्राएं हैं, डॉलर USA का, UK पाउंड, UK का पाउंड, EU का यूरो, चाइना का युआन और रेनमिनबी, और जापान का येन। इस युआन जो जापान चाइना की जो युआन है रेनमिनबी, उसको 2015 में IMF की 5वीं मुद्रा के रूप में जोड़ा गया था। तो ये आप याद रखना। IMF द्वारा ऋण, IMF केवल सदस्य देशों को ऋण देता है, केवल सदस्य देशों को, और 2 तरह के ऋण देता है। एक गैर रियायती, मीन्स ये देता है विकसित और विकासशील देशों को, इसमें अगर उनको ऋण दिया जाता है तो ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। एक है रियायती ऋण, उसमें अल्प विकसित देशों को दिया जाता है, जिसके तहत जो मूलधन है, मूलधन के साथ उनको ब्याज चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मीन्स उनको ब्याज नहीं देना पड़ता है। लेकिन जब भी IMF पैसा देता है तो कई तरह की शर्त लगाता है कि आपको राजकोषीय घाटा कम करना पड़ेगा, आपको निजीकरण बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स प्राइवेट सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, सब्सिडी में कटौती करनी पड़ेगी, और विनिमय दर जो है वो मुक्त रखना पड़ेगा, मीन्स जितना डॉलर और पैसों का जो लेन देन है उसको मुक्त रखोगे। IMF में जो सुधार है वो 2 जरूरत है। एक तो कोटा सुधार, मीन्स USA का प्रभुत्व है कोटा में। अभी जितने भी डिसीजन होते हैं USA अपने कोटा के आधार पर डिसीजन लेता है। गवर्नेंस रिफॉर्म, यूरोपीय देशों का यहाँ प्रभुत्व है, हमेशा कोई भी डिसीजन लेता है तो यूरोपीय देश लेते हैं। 3 रिपोर्ट जारी करता है WEO, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिजिकल मॉनिटर। तो ये याद रखना, आर्थिक परिदृश्य। अब अगर देखें यहाँ पर इंडिया और वर्ल्ड शेयर वोटिंग राइट्स, तो शेयर अगर बात करें पैसों का तो अमेरिका का सबसे ज्यादा है 17.46, जापान सेकंड नंबर पर, चाइना थर्ड, और इंडिया है 8th नंबर पर। इंडिया का पैसा लगा हुआ है 2.76 और वोटिंग राइट है 2.64। चाइना थर्ड नंबर पर, अमेरिका का एक तरफा है 16.52। इसलिए अमेरिका का प्रभुत्व किस पर, कोटा, मीन्स ये वोटिंग राइट्स है, और ये है पैसा कितना लगा हुआ है उसी के आधार पर वोटिंग राइट मिला हुआ है। तो ये आप याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा के साथ जब भी हम बात करेंगे तो ये किया जाएगा। यहां पर हम देखें अगर WTO, IMF, तो IMF में ये सभी ऑब्जर्वर्स, ये किसी और जगह का डायग्राम है तो इसको छोड़ देना, इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारा अगेन नेक्स्ट टॉपिक है। तो 1966 में इसकी स्थापना की थी रीजनल डेवलपमेंट बैंक के रूप में। जो रीजनल डेवलपमेंट कौन सा, एशिया और पैसिफिक, एशिया और प्रशांत महासागर के आसपास जितने भी देश हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस, तो ये याद रखना जरूर। इसमें 68 मेंबर्स हैं। अब लगता है एशियन डेवलपमेंट बैंक कि एशिया के लोग होंगे, मीन्स एशिया के देश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एशिया पैसिफिक रीजन के देश भी हैं और आउटसाइड एशिया के देश भी शामिल हैं। इसमें वोटिंग राइट जो है वो वर्ल्ड बैंक के समान है। अभी हमने IMF देखा, उसके समान ही है। इसमें जितना जिस देश का सब्सक्रिप्शन रहेगा, मीन्स जितना ज्यादा जिस देश का पैसा लगा रहेगा उसको वोटिंग राइट उतना ही ज्यादा मिलेगा। वोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन विद द मेंबर्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा जापान का है तो जापान, फिर सेकंड USA, चाइना एंड इंडिया है कहाँ, यहाँ 4th नंबर। इस बार 2019 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में डायरेक्टली स्टेटमेंट्स के रूप में पूछा था कि इंडिया सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा है, तो गलत था, चाइना पहले नंबर पर था। जब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पूछ सकता है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पूछ सकता है। उससे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछ लिया था। तो UPSC में बैंकिंग से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो है इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जस्ट IMF की तरह यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहते हैं। हर देश का एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है। ट्रेडिशनली इसका जो प्रेसिडेंट रहता है वो जापान से बनता है। ट्रेडिशनली मीन्स परंपरागत रूप से, क्योंकि जापान का पैसा ज्यादा लगा हुआ है। इसका फंक्शन क्या है, हार्ड लोन,
मीन्स जो मिडिल इनकम देश है उनको हार्ड लोन देता है ब्याज सहित, और जो सॉफ्ट लोन है वो जो पुअर कंट्री है उनको, ताकि वहां पर से उसके पास से ब्याज नहीं लेता है। जो लार्जेस्ट बोरोइंग है वो है चाइना फर्स्ट, और इंडिया क्या है सेकंड, मीन्स सबसे ज्यादा जो उधार ले रखा है। अब यहां पर अगर हम देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मेंबर स्टेट, तो आउटसाइड रीजन ये सभी क्या है, एशिया पैसिफिक रीजन ग्रीन वाले। तो एशिया पैसिफिक रीजन में कौन कौन से हैं, यहां पर जो भी एशिया पैसिफिक के रीजन के आसपास जितने भी हैं तो उनके बारे में देखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। और आउटसाइड इंडिया में यूरोप के देश भी हैं, यहां पर तुर्की भी है, और यहां पर यूएसए कनाडा ये सभी भी शामिल हैं, तो ये याद रखना। मींस इंडिया से बाहर के देश, एशिया पैसिफिक के बाहर के देश भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमी में लिक्विडिटी, मींस इकोनॉमी में पैसों का फ्लो रोकने के लिए जो एक पॉलिसी काम करती है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। और इसके इंस्ट्रूमेंट्स याद रखना हमेशा मात्रात्मक, इसमें दो आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मींस तरलता समायोजन फैसिलिटी, उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, VRR वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जिसमें CRR केस रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, MSF रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ओपन मार्केट ऑपरेशन। चयनात्मक उपकरण में क्या क्या होते हैं, केवल अभी आप सिर्फ याद करो, इनको याद लिख के रख लेना, बाद में जैसे जैसे अगेन टॉपिक्स आएंगे एक एक आपका क्लियर होता रहेगा। मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव और क्रेडिट राशनिंग। अगर थोड़ी सी बात करें तो यहां पर रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों को उधार देती है। रिवर्स रेपो रेट, जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो बैंकें RBI के पास जमा करवाती है कुछ पैसा, तो जब पैसा जमा करवाती है तो उस पर जो ब्याज दर RBI देती है बैंकों को तो वो है रिवर्स रेपो रेट। CRR लगभग 3% प्रेजेंट में पैसा जमा करवाना पड़ता है। ये RR जो रिवर्स रेपो रेट है वो अलग है, यहां पर इस पर कोई ब्याज दर नहीं मिलता है। तो CRR में 3%, SLR में लगभग 18% के आसपास पैसा बैंकों को अपने पास ही जमा करके रखना पड़ता है, उसको लोन के रूप में नहीं दिया जा सकता। बैंक रेट ये भी उधार दर है जो RBI वसूलती है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये भी RBI के द्वारा वसूला जाता है बैंक से उधार दर। और ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचना और खरीदना। मार्जिन निर्धारण में क्या करती है गवर्नमेंट, जो RBI है वो ये फिक्स कर देती है कि आपको पर्टिकुलर 1 हेक्टेयर से बैंक से कितना लोन मिल सकता है। तो ये निर्धारण कौन करती है, RBI की। 1 हेक्टेयर से किसी समय 5 लाख का लोन मिल सकता है, किसी समय 10 लाख का, तो इसके द्वारा भी वो मनी फ्लो को कंट्रोल करती है। नैतिक दबाव, जब RBI अपनी रेपो रेट को कम कर देती है तो बैंक के ऊपर भी दबाव रहता है कि अपनी ब्याज दरें कम करें। क्रेडिट राशनिंग, इसमें RBI पहले से फिक्स कर देती है कि पर्टिकुलर जितना पैसा है उसका, अगर 100 रुपये आप लोन दे रहे हो तो उसमें से 100 रुपये में से 40% उस सेक्टर में जाएगा जो गरीब है। तो ये क्रेडिट राशनिंग होती है। अब यहाँ एक पॉइंट याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI से, 1 गवर्नर, 1 डिप्टी गवर्नर, 1 बैंक का रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें RBI का सेंट्रल जो बोर्ड है वो निर्धारित करता है कि कौन होगा। अध्यक्ष को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो गवर्नर होता है। इसके पास वीटो पावर नहीं होता है और ये कास्टिंग वोट डाल सकता है। मीन्स अगर 3-3 सदस्य में टाई हो जाता है कोई निर्णय, मीन्स निर्णय नहीं हो पाता है, तो ये अपना वोट देकर उसको टाई को समाप्त कर सकता है, लेकिन वीटो पावर नहीं है। अगर 4 लोगों ने एक तरफ बोला, गवर्नर एक तरफ है, तो कुछ नहीं कर सकता, ये आप याद रखना। 3 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 4 साल के लिए। इसके निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। ये बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स का निर्धारण करती है, मीन्स रेपो रेट। बेंचमार्क पॉलिसी रेट किसको बोलते हैं, रेपो रेट को, और वर्तमान में 4.4% है। तो ये सभी टॉपिक्स थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, तो IMF। सीधा सा क्वेश्चन था, ये आप जरूर करना। IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। 2015 का क्वेश्चन UPSC का, और उसी साल किसको जोड़ा गया था, रेनमिनबी, USA की जो युआन है उसको यहां पर जोड़ा गया। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, लेटेस्ट क्वेश्चन है UPSC का। अगेन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सीधा यहां पर आंसर हो जाएगा B। तो सीधे ये सभी क्वेश्चंस UPSC में पूछे गए हैं। IMF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीन्स जितने भी स्टेटमेंट्स हैं IMF से, यह किसी भी देश को ऋण दे सकता है, यह केवल विकसित देशों को ऋण दे सकता है, यह केवल सदस्य देशों को, यह किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को, तो किसी भी देश को ऋण तो नहीं दे सकता।
केवल विकसित देशों को तो ऐसा तो नहीं है, किसी देश के केंद्रीय बैंक को तो ये तो देशों को देता है, और ये केवल सदस्य देशों को ऋण, केवल और केवल किसको, मेंबर कंट्रीज को क्या देता है, ऋण। तो ये याद रखना, इसके बारे में डिस्कशन किया था हमने। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओगे कि अभी जस्ट हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेप्थ। पब्लिक डेप्थ क्या होता है, लोक ऋण, जो गवर्नमेंट उधार लेती है, और लोक राजस्व, जो पब्लिक के पास, जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो है जो गवर्नमेंट की प्राप्तियां हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के घटक हैं, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।